हेलो स्टूडेंट तो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं एससी और मैथ चैप्टर 5 न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के क्वेश्चंस को। और स्टूडेंट इस चैप्टर के रेस्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिंक और साथ ही साथ एनसीईआरटी के लॉज ऑफ मोशन के क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, या फिर उसके लिए अलग से प्लेलिस्ट है, आप वहां भी जाकर देख सकते हैं। तो जो भी स्टूडेंट चैनल पर नया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13, ये क्वेश्चन कह रहा है द एलिवेटर शोन इन फिगर इज डिसेंडिंग विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप देख सकते हैं फिगर दिया हुआ है क्वेश्चन में, एक एलिवेटर है, ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से डिसेंडिंग नीचे की ओर जा रहा है। क्वेश्चन आगे कह रहा है द मास ऑफ द ब्लॉक ए इज 0.5 किलोग्राम। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, ए का मास ऑफ ब्लॉक ए दिस इज गिवन 0.5 किलोग्राम। What force is exerted by the block A on the block B? तो क्वेश्चन पूछ रहा है स्टूडेंट कि A जो है B ब्लॉक पर कितना फोर्स लगाएगा। क्लियरली स्टूडेंट आप समझ सकते हैं कि जब ये एलिवेटर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है, मतलब एलिवेटर में जो भी सामान होगा, मतलब ये ब्लॉक ए हो या ब्लॉक बी हो, और अगर इसमें कोई पर्सन भी होगा तो सारे का एक्सेलरेशन नीचे की ओर होगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वन थिंग नाउ, अब जब ये ब्लॉक नीचे की ओर आ रहा है तो क्या होगा कि ए ब्लॉक जो है बी ब्लॉक पर फोर्स लगाएगा। ऑब्वियसली इन टर्न अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ उतना ही वैल्यू का फोर्स बी भी ए पर लगाएगा। तो हम लोग एक एक करके क्या करते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं ए और बी का, वहां से बहुत ही आसानी से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं, मान लेते हैं स्टूडेंट ये आपका ब्लॉक ए है, ध्यान दीजिएगा, एंड दिस इज ब्लॉक बी। ओके, नाउ थोड़ा सा इनलार्ज करके दिखा रहे हैं, दिस इज ब्लॉक ए एंड दिस इज ब्लॉक बी। ओके, चलिए एक फोर्स तो क्लियर है भाई, दोनों का वेट तो नीचे की ओर वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, तो मान लिया ए का जो वेट है, ये ए का चूंकि मास है आपका 0.5 किलोग्राम, तो आप समझ सकते हैं इसका वेट mg, मतलब g का वैल्यू 10 ले तो 5 न्यूटन का एक फोर्स, जिसको फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी आप कहते हैं या वेट भी कहते हैं, ये नीचे की ओर लगेगा। वन थिंग, अब ए जो है बी ब्लॉक पे, ध्यान दीजिएगा ये बी के ऊपर ए रखा हुआ है, तो ए जो है बी पर फोर्स लगाएगा। ए जो है बी पे जो फोर्स लगाया, इनफैक्ट जिसको हम लोगों को कैलकुलेट करना है, व्हाट फोर्स इज एक्सर्टेड बाय ब्लॉक ए ऑन ब्लॉक बी, तो मान लेते हैं ए जो है बी पर, मान लेते हैं जो फोर्स लगाया इसको एन हम कह देते हैं, जिसको नॉर्मली स्टूडेंट इनफैक्ट नॉर्मल रिएक्शन फोर्स भी कहा जाता है। नॉर्मल क्यों कहते हैं, क्योंकि हमेशा ये जो फोर्स लगता है, जो एक्ट होता है, ये फोर्स हमेशा जो सरफेस है उस सरफेस के परपेंडिकुलरली लगता है, नॉर्मल। ठीक है, तो ये नॉर्मल फोर्स एन लगाया, ए बी पर लगाया। ऑब्वियस है ए जब बी पर एन वैल्यू का फोर्स लगाएगा तो बी भी ए पर अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ एन वैल्यू का फोर्स लगाएगा। मतलब आप समझ सकते हैं बी भी जो है, चूंकि बी इसके नीचे है तो बी इसके इस सरफेस पर एन वैल्यू का फोर्स लगा देगा। ए पर इतना ही फोर्स लगेगा, दो फोर्स, एक ये इसका वेट और ये एन फोर्स। बी पर एक ये एन लग रहा है ए के द्वारा, और बी का एक ऑब्वियसली एक जो इसका वेट होगा, अगर बी का मास एम मान लेते हैं जो कि दिया हुआ नहीं है, तो इसका वेट mg नीचे की ओर लगेगा। क्लियर है वन थिंग। अब स्टूडेंट जब ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है लिफ्ट, मतलब ए का भी एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और बी का भी एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमारा टारगेट है स्टूडेंट एन का वैल्यू निकालना, एन का वैल्यू निकालना कि ए जो है बी पर कितना फोर्स लगा रहा है। ठीक है, चलिए अब स्टूडेंट आप समझ सकते हैं यहां पे इक्वेशन को अप्लाई करना, दोनों का ए का भी नेट एक्सेलरेशन है नीचे की ओर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या है कि जिस डायरेक्शन में नेट एक्सेलरेशन होगा उसी डायरेक्शन में नेट फोर्स होगा। ठीक है, तो ए के लिए हम लोग अगर न्यूटन सेकेंड लॉ के हिसाब से लिखें, अकॉर्डिंग टू N2L न्यूटन सेकेंड लॉ, जो कि थोड़ी में डिटेल हम लोग देख चुके हैं, तो न्यूटन सेकेंड लॉ के हिसाब से हम ब्लॉक ए के लिए लिखेंगे नेट फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, नेट फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन इक्वल्स टू मास, ए का जितना मास होगा इनटू नेट एक्सेलरेशन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। क्लियर है। अब ए का नेट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में ए पे, तो भाई देखिए ए पर एक फोर्स नीचे की ओर लग रहा है 5 न्यूटन और एक फोर्स ये ऊपर की ओर लग रहा है एन नॉर्मल डायरेक्शन एन, जिसका वैल्यू निकालना है। मतलब नेट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना हो गया, एक 5 न्यूटन का नीचे, एन न्यूटन का ऊपर की ओर, तो नेट फोर्स नीचे की ओर हो गया 5 - n।
क्लियर है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, 5 न्यूटन है, 5 न्यूटन है। चलिए ऐसा करते हैं कि यहाँ पे इसको नॉर्मल रिएक्शन को R से भी बहुत बार रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको R लिख देते हैं, कंफ्यूजन नहीं हो, R R। चलिए ठीक है, तो हम लोगों को इनफैक्ट R का वैल्यू निकालना है। क्लियर है स्टूडेंट? चलिए तो नेट फोर्स नीचे की ओर हो गया, 5 न्यूटन का नीचे की ओर, R न्यूटन का ऊपर की ओर, तो 5 माइनस R इक्वल टू A का मास स्टूडेंट दिया हुआ है 0.5 किलोग्राम, 0.5 इंटू ए का नेट एक्सेलरेशन नीचे की ओर कितना है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां से स्टूडेंट आप समझ सकते हैं दिस इज 5 माइनस R इक्वल टू 1, इसलिए R का वैल्यू हो गया 4 न्यूटन इज योर आंसर। मतलब ए जो है बी पर 4 न्यूटन का फोर्स लगाया, ऑब्वियसली बी भी ए पर उतना ही न्यूटन का फोर्स लगाया होगा। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं बहुत इजी क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 34 न्यूटन। ओके चलिए स्टूडेंट इजी क्वेश्चन था, देखते हैं स्टूडेंट हम लोग क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 स्टूडेंट क्वेश्चन कह रहा है अ पेंडुलम बॉब ऑफ मास 50 ग्राम इज सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग ऑफ एन एलिवेटर। क्वेश्चन नंबर 14। चलिए ठीक है, एक मान लेते हैं, अच्छा फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग इन द एलिवेटर गोज अप विथ एक्सेलरेशन। ओके चलिए सिचुएशन क्या है स्टूडेंट कि एक एलिवेटर है, इसमें इसके सीलिंग से एक स्ट्रिंग कनेक्टेड है और इस स्ट्रिंग से एक बॉब जिसका मास पेंडुलम ऑफ मास 50 ग्राम, मान लेते हैं 50 ग्राम इसका मास है, ठीक है, ये इस तरह से कनेक्टेड है फ्रॉम द सीलिंग ऑफ एन एलिवेटर। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग इन द एलिवेटर। तो स्ट्रिंग में कितना टेंशन होगा ये हम लोगों को निकालना है। ऑब्वियसली क्लियर होना चाहिए स्टूडेंट, टेंशन का ये डायरेक्शन होगा। क्लियर है? देखिए यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है कि टेंशन का डायरेक्शन, टेंशन कभी कंफ्यूजन हो जाता है किसी स्टूडेंट को, भाई टेंशन नीचे की ओर नहीं। वन थिंग आपको हमेशा याद रखिए कि टेंशन जो कनेक्टिंग पॉइंट होता है उससे हमेशा दूर लगता है, उससे हमेशा अवे लगता है। कभी भी आपको किसी भी तरह की सिचुएशन में टेंशन के डायरेक्शन को दिखाने में कोई परेशानी नहीं होगी, कनेक्टेड पॉइंट से हमेशा दूर। वन थिंग। दूसरा, आप इसको नेचुरली समझ सकते हैं, भाई इसमें टेंशन ये प्रोड्यूस कैसे हुआ, इस स्ट्रिंग में टेंशन प्रोड्यूस हुआ इस बॉब के कारण। ये बॉब हम जैसे ही, जिसका मास 50 ग्राम है, जैसे ही कनेक्ट किए, ठीक है, तो क्या हुआ, इसका वेट नीचे की ओर लगने लगा mg। इस वेट के चलते ये स्ट्रिंग टाइट हो गया, जिसके चलते इसमें टेंशन प्रोड्यूस हो गया। जब ये बॉब नहीं लगा था तो ये स्ट्रिंग फ्लैट था, लूज था, इसमें टेंशन नहीं था, कोई टेंशन नहीं था। इस वेट के चलते जो कि नीचे को लग रहा था, इसमें टेंशन लगा, तो ऑब्वियसली टेंशन का डायरेक्शन हमेशा जिस कारण से टेंशन प्रोड्यूस हुआ है उसको अपोज करना चाहेगा। नेचुरली हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में, आपको अगर कोई परेशानी है डे टू डे लाइफ में, किसी चीज को लेकर टेंशन है, तो आप ऐसा कुछ काम करते हैं कि आपकी वो परेशानी खत्म हो। तो इसमें स्ट्रिंग में टेंशन का इस तरह से डायरेक्शन होगा भाई कि ये mg जो नीचे की ओर लग रहा था, जिसके चलते टेंशन इसमें आया, उसको खत्म करना चाहेगा। मतलब ये चाहेगा कि इसको बॉब को हम ऊपर की ओर खींच लें, हम स्लैग हो जाए, टेंशन जीरो हो जाए मेरा। क्लियर? तो इस तरह से भी समझ सकते हैं, टेंशन का डायरेक्शन ये हो गया। तो चलिए इसमें हम लोग क्या निकालना है, टेंशन का वैल्यू निकालना है। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। अलग अलग केस में स्टूडेंट टेंशन का वैल्यू निकालना है। ओके पहला केस है स्टूडेंट, पहला केस है गोज अप विथ एक्सेलरेशन ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब ये एलिवेटर, ये लिफ्ट जो है ऊपर की ओर अगर 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से अगर ऊपर जाती है तो, क्लियर है स्टूडेंट, किसी भी तरह का सिचुएशन हो आप समझ सकते हैं, चाहे ये एलिवेटर सर्टेन एक्सेलरेशन से ऊपर जाए, ये नीचे आए या कांस्टेंट स्पीड से मूव करे, इन एनी केस आप समझ सकते हैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दो फोर्स लगेगा। एक तो टेंशन लगेगा ऊपर की ओर, और दूसरा इसका जो वेट होगा mg, वेट जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। mg का वैल्यू हो जाएगा 50 इंटू, ये ग्राम है तो इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे, g का वैल्यू 10 पुट कर देंगे। g का वैल्यू 10 पुट करेंगे, आप इसको जब सॉल्व करेंगे देन दिस विल बिकम 500 by 1510, दिस बिकम्स 0.5। क्लियर है? 0.5 न्यूटन
1/2 0.5। ओके चलिए, तो 0.5 न्यूटन का फोर्स एक नीचे की ओर और एक टेंशन टी ऊपर की ओर लगेगा। अब चलिए पहले वाले केस में टेंशन का वैल्यू निकालना है जब लिफ्ट ऊपर की ओर जा रहा है। जब लिफ्ट ऊपर की ओर जा रहा है 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से, तो जस्ट पहले वाले केस में देखें, लिफ्ट ऊपर की ओर जा रहा है इतना एक्सेलरेशन से, इसका मतलब है इस लिफ्ट में जो भी ऑब्जेक्ट है सबका नेट एक्सेलरेशन ऊपर की ओर है 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ क्या इक्वेशन लिखेंगे भाई, नेट फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन इक्वल्स टू मास, उसका जो मास होगा इनटू एक्सेलरेशन इन अपवर्ड डायरेक्शन। सिंपल। चलिए ठीक है, तो देखते हैं पहले वाले केस में। आप थोड़ा सा अगर बिगनर्स है तो लिख सकते हैं नेट फोर्स, इस केस में क्या होगा, नेट फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन, इन अपवर्ड डायरेक्शन इक्वल्स टू मास इनटू नेट एक्सेलरेशन इन अपवर्ड डायरेक्शन। चलिए, तो नेट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में कितना हो जाएगा भाई, दो फोर्स ही लग रहा है, एक टी ऊपर की ओर एक 0.5 नीचे की ओर, तो टी माइनस 0.5 इतना नेट फोर्स हो गया ऊपर की ओर, टी में से उतना माइनस हो गया, इक्वल्स टू उसका मास कितना है, तो भाई 50 इंटू 10⁻³ 1000 से डिवाइड करेंगे, ग्राम में दिया हुआ, ठीक है, इंटू इसका एक्सेलरेशन 1.2। क्लियर है स्टूडेंट। चलिए, तो यहां से आप समझ सकते हैं, इसको सॉल्व करेंगे, t माइनस 0.5 इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करेंगे, दिस बिकम्स 60 इंटू 10⁻³ दिस बिकम्स t माइनस 0.5 इक्वल्स टू 0.06। ठीक है, इसलिए t का वैल्यू निकल गया 0.5 प्लस 0.06, इसलिए टी आपका हो गया 0.56 न्यूटन, 0.56 न्यूटन। ये पहले वाले केस के लिए आपका आंसर हो गया, इतना वैल्यू का टेंशन होगा। दूसरे केस में पूछ रहा है गोज अप विथ डिसेलरेशन ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड, इसका ध्यान दीजिएगा। अब कह रहा है कि ऊपर की ओर जा रहा है, कितना डिसेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, इसको आप दो तरीके से समझ सकते हैं, यहां पे कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट को। अभी भी ये क्या हो रहा है, गोज अप विथ डिसेलरेशन, मतलब जा रहा है अभी भी ऊपर की ओर ही जा रहा है, लेकिन डिसेलरेशन में मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन में, मतलब अब उसका स्पीड जा रहा होगा ऊपर की ओर ही, लेकिन स्पीड जो है धीरे धीरे घट रहा होगा। क्लियर है, मतलब 10 मीटर पर सेकेंड हुआ तो 10 मीटर पर सेकेंड से 9 मीटर पर सेकेंड, 8 मीटर पर सेकेंड, लेकिन जा रहा होगा ऊपर की ओर ही। क्लियर है, ये सिचुएशन है। तो ऊपर की ओर ही जा रहा है, तो अभी भी नेट फोर्स ऊपर की ओर हो गया t माइनस 0.5, फोर्स तो यही लग रहा है t और 0.5 न्यूटन, इक्वल्स टू इसका मास हो गया 50 इंटू 10⁻³ किलोग्राम, इंटू एक्सेलरेशन। ध्यान दीजिएगा ये नेगेटिव हो जाएगा अभी इस केस में, चूंकि रिटार्डेशन में जा रहा है, नेगेटिव एक्सेलरेशन में जा रहा है, 1 - 1.2। क्लियर है, एक तो ये तरीका हुआ। तो चलिए पहले देख लेते हैं इसका आंसर कितना आता है, दिस इज t माइनस 0.5 इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा सॉल्व हम लोग कर चुके हैं, इसको सॉल्व करने पे आता था माइनस 0.06, ये हो जाएगा माइनस के कारण माइनस 0.06, इसलिए t का वैल्यू इस केस में हो जाएगा बी पार्ट में t इक्वल्स टू 0.5 माइनस 0.06, 0.06 दिस इज 0.44। क्लियर है ना स्टूडेंट, इसीलिए t का वैल्यू हो गया 0.44 न्यूटन। क्लियर है, ये बी पार्ट के लिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देख रहे हैं, एक बार थोड़ा सा देख रहे हैं आंसर कैलकुलेशन में 0.44 आ रहा है। चलिए ठीक है, ओके, और वो सर जी का वैल्यू 10 ले रहे हैं, इसलिए हो सकता है थोड़ा बहुत, ठीक है, 0.44 न्यूटन इतना आ गया आपका। चलिए अब देखते हैं स्टूडेंट, नाउ सी पार्ट में, हाँ, इसको आप दूसरे तरीके से कैसे समझ सकते हैं, ये चीज था, दूसरे तरीके से कैसे समझ सकते हैं, ऊपर की ओर जा रहा है 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के डिसेलरेशन से, रिटार्डेशन से, मतलब ये इक्विवेलेंट केस हो गया कि नीचे की ओर आ रहा है, ध्यान दीजिए इक्विवेलेंट हो गया, ऊपर की ओर 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रिटार्डेशन कहिए, या नीचे की ओर 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन कहिए, इक्विवेलेंट केस हो गया। डायरेक्शन भी चेंज कर दिया, ऊपर का जब नीचे हुआ तो ऊपर जो रिटार्डेशन में था वो एक्सेलरेशन में हो गया। क्लियर है, तो सेम सिचुएशन है, मतलब कि अपवार्ड, शॉर्ट में बिगिनर्स के लिए, अपवार्ड विथ रिटार्डेशन या डिसेलरेशन जो कहिए 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये इक्विवेलेंट हो गया, ये इक्विवेलेंट केस हो गया डाउनवर्ड विथ एक्सेलरेशन 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
क्लियर है स्टूडेंट? चलिए, तो उस हिसाब से और बी पार्ट के लिए अब हम भाई आप या तो इसको ऐसे समझिए, यहाँ पर माइनस लगा दीजिए, या फिर कि सिंपल सिचुएशन है भाई कि अभी ऊपर की ओर रिटार्डेशन इतना से जा रहा है, मतलब नीचे की ओर ये कितना एक्सेलरेशन से जा रहा है 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो नीचे की ओर नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू नेट एक्सेलरेशन नीचे की ओर। तो नीचे की ओर नेट फोर्स ध्यान दीजिएगा उस केस में क्या लिखेंगे, अब नीचे की ओर नेट फोर्स लिखेंगे तो 0.5 माइनस टी करेंगे, 0.5 माइनस टी इक्वल्स टू, ध्यान दीजिएगा, इक्वल्स टू इसका मास जो हो गया 50 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू नेट एक्सेलरेशन, अब नीचे की ओर तो प्लस ही लेंगे 1.2। क्लियर है? नेट फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन इक्वल्स टू मास इंटू नेट एक्सेलरेशन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, यहाँ से अगेन सॉल्व करेंगे देन यू विल गेट द सेम आंसर। ये इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आता था स्टूडेंट 0.06 यहाँ से आप समझ सकते हैं t इक्वल्स टू, ये t आपका इधर जाएगा तो 0.5 इधर गया माइनस 0.06 इक्वल्स टू 0.44 न्यूटन। ऑब्वियसली सेम आंसर आना भी चाहिए था। ठीक है, चलिए सी पार्ट में देखते हैं स्टूडेंट। सी पार्ट में पूछ रहा है गोज अप विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। भाई जब ये ऊपर की ओर यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करें या फिर नीचे की ओर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करें, इन एनी केस कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करना है, इसका मतलब स्टूडेंट क्या हुआ, एक्सेलरेशन 0 है। भाई स्पीड में कोई चेंज ही नहीं हो रहा है ना, वेलोसिटी में ही कोई चेंज नहीं हो रहा है, डायरेक्शन तो वही है, ऊपर की ओर जा रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी। सी में गोज अप, डायरेक्शन तो फिक्स है, ऊपर की ओर जा रहा है, और स्पीड में भी कोई चेंज नहीं जा रहा है, कोई चेंज नहीं हो रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, मतलब वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं हो रहा है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन 0 है, क्योंकि एक्सेलरेशन का कुछ अगर वैल्यू होगा तो वेलोसिटी को चेंज करेगा, एक्सेलरेशन का काम ही है वेलोसिटी को चेंज करना। तो फाइनली एक्सेलरेशन मेरा 0 है, और जब एक्सेलरेशन 0 है तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन का पहला नियम कहता ही है कि किसी ऑब्जेक्ट का अगर नेट एक्सेलरेशन 0 है तो पक्का बात है या तो उस पर फोर्स ही नहीं लग रहा है, या जो भी फोर्स लग रहा है वो बैलेंस्ड फोर्स लग रहा है, मतलब उस पर नेट फोर्स 0 है, नेट फोर्स 0 है। तो भाई इस पर तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो ही फोर्स लग रहा है, टेंशन और ये नीचे इसका वेट, मतलब ये दोनों बराबर है, इसका मतलब ये दोनों बराबर है, मतलब कि टेंशन का वैल्यू 0.5 न्यूटन ही होगा, तभी तो नेट एक्सेलरेशन 0 होगा, और तभी तो वो नेट कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा होगा। क्लियर है? तो इस केस में टेंशन का वैल्यू हो गया 0.5 न्यूटन। डी पार्ट में देखते हैं स्टूडेंट, डी में क्या है, गोज डाउन विथ एक्सेलरेशन 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, गोज डाउन, अब नीचे की ओर जा रहा है 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इनफैक्ट इसको हम लोग डील कर लिए हैं बी पार्ट में ही, ध्यान दीजिएगा भाई, अभी बी पार्ट का जो दूसरा बताए थे, या तो ऊपर की ओर डिसेलरेशन में जा रहा है 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या नीचे की ओर इतना एक्सेलरेशन से जा रहा है, जो कि इसके आधार पे ये इक्वेशन लिखे थे सेकंड वाले मेथड में। तो यही चीज पूछ रहा है डी में, मतलब ये बिल्कुल सेम सिचुएशन है बी वाले का, तो उस हिसाब से टेंशन का वैल्यू सेम आएगा 0.44 न्यूटन। इसके लिए भी आप सेम ये इक्वेशन लिखेंगे। क्लियर? नाउ ई पार्ट में क्या पूछ रहा है, गोज डाउन विथ डिसेलरेशन, 1.2 मीटर। अब अगेन ध्यान दीजिए, यहां भी कैलकुलेशन का जरूरत नहीं, हम लोग पहले कर लिए, या तो नीचे की ओर इतना डिसेलरेशन से जा रहा है, या इसका उल्टा ऊपर की ओर इतना एक्सेलरेशन से जा रहा है। तो ऊपर की ओर इतना एक्सेलरेशन से जा रहा है, ए पार्ट में ही कर लिए थे, गोज अप विथ एक्सेलरेशन, मतलब ये ई जो है ये सेम इक्विवेलेंट सिचुएशन है ए का मतलब ए में जो टेंशन का वैल्यू आया वही वैल्यू इस केस में भी होगा, जैसे 0.56 न्यूटन। ठीक है, एफ में गोज डाउन विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये भी हम लोग डील कर लिए। सी पार्ट में गोज अप विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जस्ट उसमें बताए थे, चाहे ऊपर की ओर जाए कांस्टेंट वेलोसिटी से या नीचे की ओर कांस्टेंट वेलोसिटी से, दोनों ही केस में एक्सेलरेशन 0, मतलब एफ वाला जो केस है वो एग्जैक्टली सी वाले के बराबर है, मतलब इस केस में टेंशन का वैल्यू जो होगा 0.5 न्यूटन होगा। क्लियर स्टूडेंट? चलिए इसमें देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 स्टडी क्वेश्चन का रहा है, अ पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन अ वेटिंग मशीन प्लेस्ड ऑन द फ्लोर ऑफ एन एलिवेटर, द एलिवेटर स्टार्ट्स गोइंग अप विथ some acceleration, moves with uniform velocity for a while and finally decelerates to stop. The maximum and minimum weights recorded are 72 kg and 60 kg. Assuming that the magnitudes of the acceleration and the deceleration are same, find the true weight of the person, b the magnitude of the acceleration. Okay,
क्वेश्चन नंबर 15 स्टूडेंट, क्वेश्चन कह रहा है एक एलिवेटर है जिसमें एक पर्सन खड़ा है, लाइक दिस। कुछ ऐसा सिचुएशन है, मान लेते हैं ये एक एलिवेटर है, ठीक है। इस एलिवेटर में यहाँ पर एक वेटिंग मशीन, ये एक वेटिंग मशीन यहाँ पे इस तरह से रखा हुआ है, और इस वेटिंग मशीन पे एक पर्सन जो है इस तरह से खड़ा है। ओके नाउ ये सिचुएशन है। चलिए 2-3 सिचुएशन इसमें दिया हुआ है, थोड़ा छोटा बनाते हैं नाउ। तो ये एलिवेटर जो है पहले क्या है, स्टार्ट्स गोइंग अप विद सम एक्सेलरेशन। सम एक्सेलरेशन से, मान लेते हैं कि ए एक्सेलरेशन से ये मूव करना शुरू करता है। ओके, विद सम एक्सेलरेशन मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी फॉर ए व्हाइल। कुछ दूर ये एक्सेलरेशन से चलता है, फिर कुछ टाइम के बाद ये क्या होता है स्टूडेंट, कांस्टेंट वेलोसिटी से फिर ये मूव करना शुरू करता है। कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करना शुरू करता है, मतलब अभी ये आपका वेटिंग मशीन है और उस टाइम के बाद ये आपका कांस्टेंट स्पीड से, मतलब एक्सेलरेशन 0 से मूव करना शुरू करता है फॉर अ व्हाइल एंड फाइनली डिसेलेरेट्स टू स्टॉप। मतलब और उसके बाद फिर क्या होता है, ये ऊपर की ओर जा रहा है, फिर धीरे धीरे ये क्या होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन रिटार्डेशन में जाना शुरू होता है, स्पीड घटना शुरू होता है, घटते घटते मतलब डिसेलेरेशन में जाता है, और फाइनली इसका स्पीड 0 हो जाता है। मतलब इस पीरियड में इसका नेट एक्सेलरेशन नीचे की ओर हो गया। क्लियर है, जैसा कि जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में डील किए थे, ऊपर की ओर डिसेलेरेशन या रिटार्डेशन में जा रहा है, मतलब नीचे की ओर उतना एक्सेलरेशन से जा रहा है। क्लियर है, तो ऐसे तो ज़्यादा आसानी होता है क्वेश्चन को सॉल्व करना। बाकी आप अगर डिसेलेरेशन उसी तरह से लेना चाहते हैं तो जैसा कि वहाँ पे पहले वाले केस में आपको बताया था, एक्सेलरेशन का वैल्यू आपको नेगेटिव ले लेना होगा। क्लियर है, चलिए तो ये सिचुएशन स्टूडेंट दिया हुआ है और क्वेश्चन कह रहा है आगे आपको दिया हुआ है मैक्सिमम मिनिमम वेट्स रिकॉर्डेड आर 72 किलोग्राम एंड 60 किलोग्राम। स्टूडेंट ये जो यहाँ वेटिंग मशीन पे खड़ा है, ये चीज आप थ्योरी में पढ़ चुके हैं, जान रहे हैं कि वेटिंग मशीन जो होता है, जो नॉर्मल रिएक्शन जो होता है, नॉर्मल रिएक्शन जो एन, जिसको नॉर्मली एन से रिप्रेजेंट करते हैं, जो एक्ट होता है वही वैल्यू रीड करता है। मतलब आप ये तो समझ सकते हैं कि किसी भी सिचुएशन में ये पर्सन जो कि आपका वेटिंग मशीन पे खड़ा है, ठीक है, इसको अलग से दिखा रहे हैं, हमेशा इस पर 2 फोर्स लगेगा। एक फोर्स तो इस पर्सन पे लगेगा नीचे की ओर, अगर पर्सन का मास m है तो mg, एक फोर्स नीचे की ओर लगेगा, और एक दूसरा फोर्स जो लगेगा स्टूडेंट, ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगेगा। चलिए इसको अगेन r से दिखाते, कोई कंफ्यूजन ना हो, r से इसको दिखा देते हैं, ठीक है ना। ये वेटिंग मशीन जो इस पर लगाएगा, तो वेटिंग मशीन कौन सा वैल्यू रीड करता है, जो नॉर्मल रिएक्शन वाला वैल्यू होता है वो वैल्यू रीड करता है। क्लियर है, चलिए तो स्टूडेंट ये आपको दिया हुआ है कि वेटिंग मशीन जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू रीड करता है वो 72 किलोग्राम और 60 किलोग्राम रीड करता है, तो इसका ट्रू वैल्यू और एक्सेलरेशन का वैल्यू निकालना है। अच्छा चलिए स्टूडेंट, अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम आप तो समझ सकते हैं, इसका फ्री बॉडी डायग्राम ये हो ही क्या है, mg और r। तो पहले वाले केस में, ठीक है, पहले वाले केस में अगर हम बात करें, इसको पहला केस रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। इस केस में, ठीक है, इस केस में अगर ये नेट एक्सेलरेशन ऊपर की ओर है, मतलब इसका नेट फोर्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ लिखेंगे, नेट फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन, 2 फोर्स लग रहा है, एक r ऊपर की ओर, एक mg नीचे की ओर, तो नेट फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन कितना हो जाएगा, r माइनस mg इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इसका मास कितना माने हैं, m माने हैं, और नेट एक्सेलरेशन ऊपर की ओर ma माने हैं। ये पहला वाला इक्वेशन हो गया, ये पहला सिचुएशन हो गया। पहले सिचुएशन के हिसाब से ये पहला इक्वेशन इसको लिख देते हैं। क्लियर है, इस केस में जो नॉर्मल रिएक्शन r का जो वैल्यू आ रहा है, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, दिस इज r इक्वल्स टू mg प्लस ma, ये आपका पहला इक्वेशन, पहला ही रह गया, दूसरे फॉर्म में लिख दिए। चलिए ठीक है, अब ये दूसरा केस इसको लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, दूसरा केस इसको क्यों लेते हैं, क्योंकि इनफैक्ट अभी आपको क्लियर होगा, थ्योरी में भी देख चुके हैं कि जब ये एक्सेलरेशन से जाएगा तो इस केस में जो नॉर्मल रिएक्शन, मतलब वेटिंग मशीन का जो रीडिंग होता है वो मैक्सिमम होगा, mg प्लस ma होगा। और इस केस में जब ये डिसेलेरेशन से ऊपर की ओर मूव कर रहा है, मतलब एक्सेलरेशन से नीचे की ओर जा रहा है, वो एक ही बात है, तो इस केस में जो नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू आएगा वो mg माइनस a हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू आएगा, मिनिमम। और इस केस में तो क्या होगा, एक्सेलरेशन ही 0 थी, इस केस में तो r mg के बराबर हो जाएगा, तो बीच का इंटरमीडिएट वैल्यू होगा। ठीक है, तो दूसरे वाले केस में ऑल्सो वेन, ऐसे यहां पे लिख सकते हैं, वेन डिसेलरेटिंग, शॉर्ट में वेन डिसेलरेटिंग। तो इस केस में
नेट फोर्स क्या होगा, इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, नेट फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन हो जाएगा, इक्वल्स टू मास इनटू नेक्स्ट एक्सेलरेशन ए डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो नेट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन भी क्या हो जाएगा, एम जी माइनस आर इक्वल्स टू मास इंटू नेट एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में इंटू ए। क्लियर है। तो यहां से आप देख सकते हैं नॉर्मल रिएक्शन आर का जो वैल्यू आया, दिस इज आर इक्वल्स टू एम जी माइनस एम ए। ये दूसरे वाला केस से आ गया, दूसरे वाले केस के हिसाब से आ गया। ठीक है। तो यहां से स्टूडेंट बहुत ही क्लियर है कि ऑब्वियसली जब लिफ्ट जो है सर्टेन एक्सेलरेशन से ऊपर की ओर जाएगा तो उस केस में आर का वैल्यू मैक्सिमम होगा, आर का जो वैल्यू होगा वही वेटिंग मशीन का वैल्यू हो जाता है। ठीक है। और जब रिटार्डेशन में ऊपर की ओर जाएगा या एक्सेलरेशन से नीचे की ओर आएगा, एक ही बात है। तो डिसेलेरेशन में जब ये ऊपर की ओर जा रहा है तो उस केस में आर का जो वैल्यू है क्या हो गया, माइनस हो गया, एम जी माइनस एम ए हो गया। तो इस केस में जो नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू होता है ये मिनिमम हो जाता है। यहाँ पे और बहुत ज्यादा आप क्लियर कर सकते हैं, ये हो गया मैक्सिमम वैल्यू, ये हो गया मैक्सिमम वैल्यू और ये क्या हो गया आपका मिनिमम वैल्यू हो गया। क्लियर है। और ये इस केस में तो R इक्वल्स टू एम जी हो जाएगा तो बीच का कोई वैल्यू हो जाएगा। ठीक है। तो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है मैक्सिमम वैल्यू कितना दिया हुआ है, दिस इज 72 किलोग्राम। ध्यान में दीजिएगा ये किलोग्राम में दिया हुआ है। R ये आपका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन शॉर्ट में लिख रहे हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैक्सिमम वैल्यू आर का मैक्सिमम वैल्यू कितना दिया हुआ है, 72 किलोग्राम के हिसाब से हो जाएगा। इसको जब वेट में कन्वर्ट करेंगे तो 72 जी एम जी से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज गिवन एम जी प्लस एम ए, ये हो गया पहला इक्वेशन। एंड मिनिमम वैल्यू कितना दिया हुआ है 60 किलोग्राम, तो दिस बिकम्स 60 जी इक्वल्स टू एम जी माइनस एम ए, दिस इज सेकेंड इक्वेशन। क्लियर है। चलिए नाउ तो हम लोग को निकालना है स्टूडेंट ट्रू वैल्यू निकालना है, एम का वैल्यू निकालना है। तो ऐसा करते हैं द ट्रू वेट ऑफ द पर्सन। ओके। तो m का वैल्यू निकालने के लिए सिंपल इसको क्या करते हैं, दोनों 1 और 2 को दोनों को ऐड कर देते हैं। ऐड करने से एक फायदा क्या होगा, ये एम ए वाला ये टर्म कैंसिल हो जाएगा बहुत आसानी से। यहाँ से हम लोग m का वैल्यू निकालेंगे। तो बाई 1 प्लस 2 जब करेंगे तो इधर आपका हो जाएगा 2132 g और इधर हो जाएगा mg प्लस mg 2mg। क्लियर है। एम ए और एम ए आपका कैंसिल हो गया और यहां से आप समझ सकते हैं जी और जी कैंसिल हो जाएगा, इसलिए एम का जो वैल्यू हो जाएगा दिस इज 66 किलोग्राम, ये एम का वैल्यू हो गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग देख रहे हैं 66 किलोग्राम। ओके। और दूसरा इंस्टेंट हम लोग को निकालना है द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन। मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन मतलब ए का वैल्यू निकालना है, ए का वैल्यू निकालना है। तो अगेन ऑब्वियसली क्या करेंगे, अब इस बार क्या करेंगे 1 में से 2 को माइनस कर लेंगे। 2 को माइनस करेंगे तो एम जी वाला ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, एम ए प्लस एम ए सिर्फ एम का रह जाएगा। तो बाई 1 माइनस 2 करेंगे तो 72g माइनस 60g ये हो जाएगा इधर 12g इक्वल्स टू ये mg और mg कैंसिल हो जाएगा, ma माइनस माइनस प्लस ma हो जाएगा तो 2ma। ओके स्टूडेंट। चलिए तो यहां से आप समझ सकते हैं a का जो वैल्यू आएगा देखिए तो 6g बाई m, 6g बाई m, तो 6 इंटू g का वैल्यू ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में दिया हुआ है g का वैल्यू 9.9 लेना है तो 9.9 डिवाइडेड बाई m का वैल्यू 66 हम लोग निकाल चुके हैं, दिस इज 9.9 डिवाइडेड बाई 11, दिस इज 0.9 वाट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये का कितना वैल्यू हो गया 0.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 15 क्लियर स्टूडेंट। चलिए देखते हैं स्टूडेंट हम लोग क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 स्टूडेंट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस द एलिवेटर इज गोइंग अप। अच्छा ऑब्वियसली इस पे क्वेश्चन वगैरह दिया हुआ है, ये फिगर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 16 फाइंड द रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस 5 6। ये स्टूडेंट आपको एक फिगर दिया हुआ है, यहाँ पे ये एक स्प्रिंग बैलेंस लगा हुआ है। ओके ठीक है। और ये स्प्रिंग बैलेंस है किस तरह से, ये पुल्ली आपका कनेक्टेड है। ओके पुल्ली कनेक्टेड है, इस पुल्ली से 2 मास इसको और थोड़ा सा नीचे में लाना पड़ेगा
कोई बात नहीं है, एक ये और एक ये। ओके चलिए, ये आपका एक 1.5 किलोग्राम 1.5 किलोग्राम का एक ये ऑब्जेक्ट है, और ये एक दूसरा जो है दिस इज 3 किलोग्राम। 3 किलोग्राम, इसको सीधे यहाँ पे हम 3 लिख देते हैं। 3 किलोग्राम का ये है, ये 1.5 किलोग्राम का है। ओके फिगर में एक और चीज़ भी दिया हुआ है, ये टोटल सिस्टम जो है ये G/10 एक्सेलरेशन से ये आपका दिया हुआ है, G/10 एक्सेलरेशन से ऊपर की ओर मूव कर रहा है। चलिए ठीक है, क्वेश्चन आगे बाकी लिखा हुआ है। क्वेश्चन है फाइंड द रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस। ये स्प्रिंग बैलेंस जो है इसका रीडिंग हम लोगों को निकालना है। द एलिवेटर इज गोइंग अप विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ G/10, पुल्ली एंड द स्प्रिंग आर लाइट एंड पुल्ली इज स्मूथ। ओके चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर हम लोग देख रहे हैं 16, क्वेश्चन नंबर 16 देख रहे हैं। ठीक है, हम लोगों को स्प्रिंग ये कितना वैल्यू रीड करेगा यही स्टूडेंट हम लोगों को निकालना है। बहुत आसानी से स्टूडेंट आप समझ सकते हैं। सबसे पहले ऑब्वियसली यहाँ पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर ये जो है इसको थोड़ा सा बड़ा दिखाते हैं। ये स्प्रिंग हम लोगों को निकालना है कि ये भाई स्प्रिंग जो है कितना वैल्यू रीड करेगा, कितना वैल्यू रीड करेगा। तो सबसे पहले हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे फोकस करते हैं, ये कितना वैल्यू रीड करेगा। तो ध्यान दीजिए ये एक ही स्ट्रिंग है, ये एक स्ट्रिंग यहाँ से ऐसे इस तरह से आया है। ठीक है, लाइट स्ट्रिंग है मतलब हर जगह इस स्ट्रिंग में टेंशन का वैल्यू सेम होगा। पहले भी हम लोग देख चुके हैं, बहुत ही आसान है। अगर यही इसका सर्टेन मास होता तो हर जगह टेंशन अलग अलग हो जाता। तो चूंकि एक ही स्ट्रिंग है, लाइट स्ट्रिंग है, सब जगह टेंशन का वैल्यू सेम होगा। तो यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर जो टेंशन होगा इसका ये डायरेक्शन होगा, इसका ये डायरेक्शन होगा। ऑब्वियसली पहले ही बता चुके हैं, जो कनेक्टिंग पॉइंट है उससे दूर दिखा देना है, इससे दूर दिखा देना है। बाकी थोड़ा सा और उसमें हल्का सा टाइम देके आप बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं कि क्यों टेंशन का डायरेक्शन यही होगा। ठीक है, पहले भी बता चुके डिटेल से। अगेन तो ये सेम होगा, तो मान लेते हैं टेंशन का वैल्यू यहाँ पर अगर T है, ये T है, तो आप समझ सकते हैं इस स्प्रिंग पे इधर जो होगा नेट फोर्स जो ये होगा ये कितना हो जाएगा, इधर ये हो जाएगा 2T हो जाएगा। मतलब कि स्प्रिंग का ये तो बहुत आसान है, आप समझ सकते हैं। ठीक है, इस पुल्ली का आप कह सकते हैं हम फ्री डायग्राम यहाँ पर हम दिखा रहे हैं क्वेश्चन में। ठीक है, एक T नीचे की ओर, एक T नीचे की ओर। भाई इसका नेट कोई मूवमेंट नहीं है, तो इसका नेट फोर्स ऊपर में निश्चित रूप से 2T लग रहा होगा। ठीक है, क्योंकि ये तो कोई ब्लॉक की तरह कोई स्लाइड तो कर नहीं रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस ये क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। इनफैक्ट ये हो जाएगा किलोग्राम में, ये रीड करेगा, ये तो 2T आपका फोर्स में न्यूटन में हो गया, तो 2T/G हो जाएगा। मतलब स्टूडेंट इतना सोचने के बाद, इतना करने के बाद अब हम लोगों को सोचना होगा सेकेंड स्टेज में कि T का कैसे वैल्यू निकालें। तो जाहिर सी बात है आप पूरे अपने माइंड का एक्सरसाइज करेंगे तो आपके पास एक ही क्लू है। आप क्या कर सकते हैं, आप कर क्या सकते हैं इस क्वेश्चन में, एक ही काम कर सकते हैं। भाई ये T है तो इस पर भी ये T है। मतलब आपका सीधा बात है, हम कहना क्या चाह रहे हैं कि आप एक ही चीज कर सकते हैं कि भाई सबका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कीजिए। दिया हुआ है कि पूरा का पूरा सिस्टम G/10 से जा रहा है, तो कुछ न्यूटन्स लॉ अप्लाई कीजिए, न्यूटन सेकेंड लॉ अप्लाई कीजिए। नेट फोर्स इन दैट डायरेक्शन इक्वल्स टू मास इनटू नेट एक्सेलरेशन इन दैट डायरेक्शन। ओके, कुछ ऐसा जब अप्लाई करेंगे तो जाहिर सा बात है वहां से कुछ आगे पीछे 2-3 इक्वेशन मिलेगा, उसको 2 इक्वेशन मेनली मिलेगा दोनों ब्लॉक के लिए। उसको सॉल्व करेंगे तो T का वैल्यू निकलेगा। इतना आपको पहले सोच लेना होगा। देयर आफ्टर आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो देखिए हम यहीं पे ड्रॉ कर रहे हैं, ये 1.5 है तो इस पर ऑब्वियसली 2 ही फोर्स लगेगा। एक फोर्स तो ये T टेंशन ऊपर की ओर लगेगा, दूसरा इसका वेट, ये कितना वेट नीचे की ओर लगेगा। ध्यान दीजिएगा, इसको हम क्या सीधे 15 लिख दें, 1.5G मतलब ये 15 न्यूटन का फोर्स एक नीचे की ओर लगेगा। क्लियर है। उसी तरह एग्जैक्टली ये जो 3 किलोग्राम का जो ब्लॉक है उस पर एक फोर्स T नीचे की ओर लगेगा, दूसरा एक फोर्स लगेगा 3G मतलब 30 न्यूटन का ये दूसरा फोर्स नीचे की ओर लगेगा। क्लियर है। नाउ चलिए अब हम लोग लगाते हैं फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ। ठीक है, तो फॉर ब्लॉक। अच्छा स्टूडेंट यहाँ पर इस क्वेश्चन में कुछ स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है, 2-3 चीज दिमाग में आते हैं। वो इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम वाला कुछ चक्कर आया था, उसके बारे में डिटेल अभी हम लोग देखेंगे।
पहले आप ये समझिए कि हमेशा याद रखिए कि न्यूटन्स लॉ जो होता है वो हमेशा एप्लीकेबल होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए। अब यहां पर हम क्या कहना चाह रहे हैं, सपोज कीजिए ये क्वेश्चन ऑब्वियसली आपसे पूछा जा रहा है, आपको सिस्टम दिखाया गया है कि भाई इस तरह का एक एलिवेटर है जो कि नेट इतना g/10 एक्सेलरेशन से ऊपर की ओर जा रहा है, स्प्रिंग है, ऐसा ऐसा सिस्टम है, ये लगा हुआ है, तो आप बताइए, आपसे पूछा जा रहा है या हमसे पूछा जा रहा है या ग्राउंड पर कोई पर्सन जो स्टेशनरी कंडीशन में खड़ा है उससे पूछा जा रहा है कि बताइए भाई कि ये कितना रीड करेगा। तो हम लोग क्या इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, हमारा कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे। तो आपको या हमको, हम लोग इक्वेशन लिखेंगे भाई मेरे रेस्पेक्ट में कि इसका कितना नेट फोर्स है, किस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में नेट एक्सेलरेशन हम लोग लिखेंगे, अकॉर्डिंगली इक्वेशन लिखेंगे। दूसरा, कहीं कंफ्यूजन ना हो कि भाई आप यहाँ पर कोई पर्सन जो लिफ्ट में खड़ा है, अब इसके रेस्पेक्ट में भी तो कोई इक्वेशन लिखना शुरू आप कर सकते हैं कि ठीक है ये पर्सन जो लिफ्ट के अंदर मान लेते खड़ा, अब इसी के रेस्पेक्ट में न्यूटन्स लॉ को अप्लाई करना शुरू कर देते, तो आप गलत हो जाएगा, क्योंकि ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं है। इस पर्सन का भी अब लिफ्ट के साथ साथ इस लिफ्ट में अब जो भी ऑब्जेक्ट होगा सबका एक्सेलरेशन हो जाएगा g/10 ऊपर की ओर, तो फिर तो इसके रिस्पेक्ट में हम डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो मेरे या आपके रिस्पेक्ट में अप्लाई करना पड़ेगा। मतलब हम क्या कहना चाह रहे हैं कि इसका जो भी नेट फोर्स लिखेंगे, मतलब नेट एक्सेलरेशन लिखेंगे, तो एक्सेलरेशन ध्यान देना होगा कि हमारे आपके रिस्पेक्ट में क्या नेट एक्सेलरेशन होगा। देखते हैं, फॉर ब्लॉक 1.5 किलोग्राम, इस ब्लॉक के लिए हम लोग न्यूटन सेकेंड लॉ अप्लाई कर रहे हैं, फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ, ध्यान दीजिएगा। चलिए, अब एक बात तो क्लियर है स्टूडेंट, ये पूरा का पूरा सिस्टम भले g/10 आप देख रहे हैं कि हाँ ये पूरा का पूरा सिस्टम g/10 से ऊपर जा रहा है, क्लियर जा रहा है। एक बात तो और भी क्लियर है कि भाई ये 1.5 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट है, ये 3 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट है, तो मतलब ये सर्टेन, इसका सर्टेन अपना भी एक्सेलरेशन होगा, ये सर्टेन एक्सेलरेशन से नीचे की ओर आ रहा होगा, मान ले ये एक्सेलरेशन से सेम स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। इस तरह के इक्वेशन को, इस तरह के क्वेश्चंस को पहले भी डील कर चुके हैं, तो ऑब्वियसली ये भी उतना ही एक्सेलरेशन से, बेसिक बात है ये पता आपको होना चाहिए, ये भी उतना ही एक्सेलरेशन से, ये एक्सेलरेशन से ऊपर की ओर जा रहा होगा, ये तो क्लियर है। चलिए ठीक है, तो अब आप लिखेंगे ब्लॉक ए के लिए नेट फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन, नेट फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन इक्वल्स टू मास इनटू नेट एक्सेलरेशन इन अपवर्ड डायरेक्शन। ओके, चलिए नेट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में कितना हो गया, नेट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में भाई, तो नेट फोर्स हो गया अपवर्ड डायरेक्शन में T माइनस, तो फोर्स तो लग ही रहा है, T माइनस 1.5 G, तो इसको 15 न्यूटन हम लोग कर ही चुके हैं, ये आपका 15 न्यूटन हो गया, तो T माइनस 15 इक्वल टू इसका मास है 1.5, ध्यान दीजिएगा। नेट एक्सेलरेशन ऊपर की ओर, तो ऊपर की ओर कोई दिक्कत नहीं है ना, ये आपका नीचे की ओर जा रहा है, ये ऊपर की ओर जा रहा है, तो एक एक्सेलरेशन तो इसका जो आपस में मूवमेंट है उसके चलते A मिला, और साथ ही साथ ये पूरा सिस्टम भी g/10 से ऊपर की ओर जा रहा है, मतलब नेट एक्सेलरेशन ऊपर की ओर क्या हो गया, a प्लस g/10। क्लियर है। एक चीज यहां पे अगर आपको थोड़ी भी परेशानी हो रही है इस चीज को समझने में, तो बहुत डिटेल से अभी जस्ट हम इसके बाद इसको थोड़ा सा हिंट आपको बताएंगे, आप इसको वेक्टर के फॉर्म में लिख के बहुत आसानी से समझ सकते हैं, बहुत आसानी से, कि नेट एक्सेलरेशन का वैल्यू यही होगा आपके रिस्पेक्ट में। अभी हम करके बताते हैं। चलिए ये मान लेते हैं, इसलिए टी इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इक्वल्स टू 1.5a प्लस 1.5 g/10, ये आपका पहला इक्वेशन हो गया। क्लियर है। चलिए नाउ अब फॉर ब्लॉक बी, नाउ फॉर ब्लॉक 3 किलोग्राम, अब ये 3 किलोग्राम का जो ब्लॉक है, अब उसके लिए इक्वेशन लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अब उसके लिए इक्वेशन लिखेंगे तो अभी भी ये पूरा का पूरा सिस्टम भले ऊपर की ओर ही जा रहा है, कितना एक्सेलरेशन से, g/10 एक्सेलरेशन से, मतलब ये भी फाइनली g/10 एक्सेलरेशन से ऊपर की ओर जा रहा है, इसलिए ये भी नेट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में हो गया, इसलिए नेट एक्सेलरेशन निकालिए। अब ये भी ऊपर ही की ओर जा रहा है, क्लियर है। फाइनली तो ये पूरा का पूरा सिस्टम ऊपर की ओर जा रहा है, मतलब ये फाइनल है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ कि इस पर नेट फोर्स इस पर भी ऊपर की ओर ही लग रहा है। तो अगेन आप सेम लैंग्वेज लिख सकते हैं, नेट फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन इक्वल्स टू मास इनटू नेट एक्सेलरेशन इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो ध्यान दीजिएगा, नेट फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन, भाई ये ऊपर की ओर जा रहा है ना, कोई परेशानी नहीं है, तो हम लिखेंगे T माइनस 3
टी माइनस 3। चलिए ये क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा यहां पर इसका नेट एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, नेट एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, मास इंटू मास इसका 3 है, ध्यान दीजिएगा नेट एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में ये g/10 से ऊपर की ओर जा रहा है और a एक्सेलरेशन से नीचे की ओर आ रहा है, तो g/10 माइनस a हो जाएगा, g/10 माइनस a हो जाएगा। ठीक है, नेट एक्सेलरेशन इसका 2 एक्सेलरेशन हो गया, g/10 ऊपर की ओर, a एक्सेलरेशन नीचे की ओर, तो नेट एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, क्योंकि नेट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में है तो g/10 में से a माइनस हो जाएगा। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस बिकम्स t माइनस 3 इक्वल्स टू 3g/10 माइनस 3a। चलिए ये दूसरा इक्वेशन मान लेते हैं। क्लियर स्टूडेंट, तो अब स्टूडेंट हम लोग को क्या निकालना है, 2t/g मतलब फाइनली t का वैल्यू निकालना था। ओके, तो t का वैल्यू निकालना है स्टूडेंट, तो ऐसा करते हैं बाय t का वैल्यू निकालना है तो ऑब्वियसली स्टूडेंट हम लोग को क्या करना होगा, इसको माइनस करना होगा। इसको जब माइनस करेंगे, नहीं इसको ऐड करेंगे सो दैट इसको ऐड करेंगे इस तरह से कि a वाला टर्म मेरा कैंसिल हो जाए। हम लोगों को t का वैल्यू निकालना है तो उसके लिए क्या करते हैं, इसको पहले वाले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 3a हो जाएगा। उसके बाद इसको ऐड करेंगे इसमें तो 3a माइनस 3a कैंसिल हो जाएगा। मतलब हम क्या करेंगे, बाई 1 × 2 प्लस इक्वेशन 2 ये ऑपरेशन करेंगे। क्लियर है, तो ध्यान दीजिएगा 1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर आपका हो जाएगा 2t माइनस 30 और प्लस दूसरे वाले इक्वेशन को ऐड करेंगे तो प्लस t माइनस 3, लेफ्ट हैंड साइड में आपका ये आ गया बाई 1 × 2 प्लस 3 प्लस 2। क्लियर है, इक्वल्स टू, ध्यान दीजिएगा ये a वाला टर्म तो आपका कैंसिल, ये 3 है, ये माइनस 3 कैंसिल, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किए तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किए तो ये 3g/10 इधर आपका आ गया 3g/10 प्लस किए हैं 2 तो प्लस 3g/10 क्लियर है। तो यहां से आप समझ सकते हैं 2t प्लस 3t माइनस 33 ओके इक्वल्स टू दिस इज 6g/10 ओके। तो यहां से हम लोग t का वैल्यूएशन निकाल सकते हैं, 3t हो गया आपका 3t। अच्छा ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3t माइनस, बहुत आसान है ये तो, g आपका 10 हो गया, 3t माइनस 33 इक्वल्स टू 6 हो जाएगा, g/10, g का वैल्यू 10 रखेंगे तो 6 हो गया इक्वल्स टू, तो 3t का वैल्यू हो गया 39, 3t का वैल्यू 39 तो t का वैल्यू हो गया 13 न्यूटन, t का वैल्यू हो गया 13 न्यूटन, t का वैल्यू 13 न्यूटन, सो t का वैल्यू 13 न्यूटन हो गया। सो स्टूडेंट रीडिंग स्प्रिंग बैलेंस का क्या हो जाएगा, रीडिंग जो रिक्वायर्ड रीडिंग है ये कितना हो जाएगा 2t/g, तो 2/10 कर देते हैं g का वैल्यू और t का वैल्यू हो गया 30, दिस इज 26/10, दिस इज 2.6 किलोग्राम, 2.6 किलोग्राम। क्लियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 16 4.4, क्वेश्चन नंबर 16 4.4 किलोग्राम। कैलकुलेशन वगैरह में 2t माइनस 30 प्लस t माइनस 3, तो 3t माइनस 33 इक्वल्स टू, ये तो कैंसिल हो गया, ये 2t तो 3g/10 प्लस 3g/10 6g/10, तो ये आपका इधर हो गया 3t माइनस 33 इक्वल्स टू 6 13 तो ठीक है कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक, t माइनस 15 इक्वल्स टू 1.5, नेट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में होगा तो नेट एक्सेलरेशन a प्लस g/10 हो गया, ये g/10 माइनस a हो गया, g/10 माइनस a दिस इज 3g/10 माइनस 3 1.5 g/10, ठीक है, t माइनस 15 t माइनस 3 तो सही है, ओह सॉरी t माइनस 30, दिस इज t माइनस 30, गलती मिल गया कैलकुलेशन में, t माइनस 30 है, ये 30 है 3 नहीं है, t माइनस 30 इक्वल्स टू दिस तो 2t, पहले वाले को तो 2t माइनस 30 किए प्लस t माइनस 30, दिस इज 3t माइनस 60, 3t माइनस 60 तो 3t माइनस 60 इक्वल्स टू 6 हो गया 66, ये हो गया आपका 66, तो ये आपका t हो गया 22 न्यूटन।
क्लियर है, कोशिश करना चाहिए। मान लिया आप भी देख रहे हैं तो भाई हाँ कहाँ गलती की है देखते हैं, पहले सर खोजते हैं कि पहले हम खोजते हैं, लाइक दिस। ये एटीट्यूड डेवलप होना चाहिए बेटर प्रोग्रेस के लिए। तो T इक्वल्स टू 22 न्यूटन और रीडिंग आपका हो गया 2T, तो T का वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं 22, दिस इज 44 बाई 10, दिस इज 4.4 किलोग्राम, 4.4 किलोग्राम। तो ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 16 का 4.4 किलोग्राम। क्लियर, ऐसे भी दूसरे की गलती दूसरे ही जल्दी पकड़ते हैं। क्लियर ना, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 17। अच्छा, ये एक चीज यहाँ पे आप बताना हमको ये बताना था कि ये कंफ्यूजन होता है कि हम लोग नेट एक्सेलरेशन कैसे लिखते हैं। भाई आप जो ये कह रहे हैं तो देखिए इसको आप वेक्टर के फॉर्म में बहुत आसानी से समझ सकते हैं, थोड़ा सा तेजी से देख लें, ये इंपॉर्टेंट है। पर्पस ये नहीं होना चाहिए कि एससी वर्मा को सॉल्व करना है, पर्पस ये होना चाहिए कि एससी वर्मा को समझते हुए सॉल्व करना है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आ रहा है, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आ रहा है। ये बता रहे थे कि नेट एक्सेलरेशन a प्लस जी बाई 10 या जी बाई 10 माइनस ये जो लिखते हैं, या कभी कभी स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है प्लस माइनस वगैरह में, इसको बहुत आसानी से यहाँ से वेक्टर के टर्म में, रिलेटिव वेलोसिटी के टर्म में समझ सकते हैं। ध्यान दीजिएगा क्या क्या दिया हुआ है, देखिए वेक्टर के टर्म में यहाँ से आपका बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा क्या क्या दिया हुआ है। हम क्या बता रहे हैं, जो नेट एक्सेलरेशन लिखे थे जी बाई 10 प्लस ए, एक के लिए था, एक के लिए था जी बाई 10 माइनस ए। ये कैसे आप इसको वेक्टर के टर्म में समझ सकते हैं कि नेट एक्सेलरेशन कैसे इतना हो रहा है। ध्यान दीजिएगा क्या क्या दिया हुआ है, जो 1.5 किलोग्राम का ये जो ऑब्जेक्ट है, क्लियर है, ये भाई नीचे की ओर जा रहा है ए एक्सेलरेशन से, तो ये भी ए एक्सेलरेशन से ऊपर की ओर जा रहा है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा ये जो ए एक्सेलरेशन है, ये ए एक्सेलरेशन है, ठीक है, ये ए एक्सेलरेशन है, मतलब कि दिया हुआ है 1.5 किलोग्राम का जो ऑब्जेक्ट है उसका एक्सेलरेशन लिफ्ट के रिस्पेक्ट में है ए। एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक 1.5 किलोग्राम विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, लिफ्ट के रिस्पेक्ट में। अगर कोई पर्सन जो लिफ्ट के अंदर खड़ा है उससे पूछा जाएगा, आपसे पूछा गया तो आप एक का एक्सेलरेशन जी बाई 10 प्लस ए लिखें, एक का एक्सेलरेशन लिखे जी बाई 10 माइनस ए, अभी जस्ट जो कि मिटा दिए हैं। ठीक है, लेकिन अगर इससे पूछा जाता, जो पर्सन लिफ्ट के अंदर खड़ा था उससे पूछा जाता कि भाई इसका क्या एक्सेलरेशन है, तो ये पर्सन कहता है इसका एक्सेलरेशन ए है, जिसका मैग्नीट्यूड वैल्यू ए है, ऊपर की ओर उसका डायरेक्शन है। तो ये एक्सेलरेशन ऑफ 1.5 किलोग्राम जो ऑब्जेक्ट है उसका विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट इज ए, किस डायरेक्शन में है, ए जे, जे हो गया यूनिट वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर है, चलिए दूसरा एक जो हम लोगों को क्वेश्चन के हिसाब से दिया हुआ है, एक्सेलरेशन ऑफ जो 3 किलोग्राम वाला जो ऑब्जेक्ट है उसका विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट कितना है, ये है ए, मैग्नीट्यूड ए है और नीचे की ओर है माइनस जे। क्लियर, और एक चीज और भी हम यहाँ पे क्लियरली लिख सकते हैं कि एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये दिया हुआ है स्टूडेंट हम लोगों को क्वेश्चन में जी बाई 10 जे, ऊपर की ओर इसका डायरेक्शन है। पूरा का पूरा सिस्टम क्वेश्चन में दिया है कि जी बाई 10 एक्सेलरेशन से ऊपर की ओर जा रहा है, तो एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मतलब अब ये जो पर्सन जो ग्राउंड पे खड़ा है इसके रिस्पेक्ट में ये पर्सन बोलेगा कि हमको तो एक डाटा भाई डायरेक्ट दिया हुआ है कि इस पूरे लिफ्ट का एक्सेलरेशन ऊपर की ओर है जी बाई 10, मतलब आप कहेंगे या हम कहेंगे या ये पर्सन कहेगा। क्लियर है, तो ये इतना डाटा दिया हुआ है और ये अंदर वाला पर्सन अपने डायरी में लिखेगा कि भाई मेरे रेस्पेक्ट में, मतलब 1.5 किलोग्राम जो ऑब्जेक्ट है मेरे रेस्पेक्ट में, मतलब लिफ्ट के रेस्पेक्ट में इसका एक्सेलरेशन इतना है, 3 किलोग्राम का इतना एक्सेलरेशन है। ठीक है, क्या हम लोग जो आपने जो अभी इक्वेशन लिखा, अभी जो हम इक्वेशन लिखे, हम लोग इसमें ध्यान दिए, हम लोग क्या लिखे थे, एक्सेलरेशन ऑफ 1.5 किलोग्राम जो ऑब्जेक्ट है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यही हम लोग लिखे थे। तो ये देखिए आप रिलेटिव वेलोसिटी के हिसाब से बहुत आसानी से कैसे ये वैल्यू आता है आप यहाँ पे समझ सकते हैं। तो 1.5 किलोग्राम का विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आप लिख सकते हैं रिलेटिव वेलोसिटी के कंसेप्ट के हिसाब से 1.5 किलोग्राम का विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट माइनस एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट एक्सेलरेशन ऑफ ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट हो गया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसको ऐसा आप उलट देते हैं थोड़ा सा, 1.5 का विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, ये माइनस को इसको प्लस करेंगे तो हो जाएगा एक्सेलरेशन लिफ्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, माइनस है ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लिफ्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड एक ही बात है। तो यहाँ से आप बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं एक्सेलरेशन 1.5 का लिफ्ट के रिस्पेक्ट पे कितना है, ए जे,
और लिफ्ट का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितना है, लिफ्ट का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में प्लस G/10J, तो यहां से आप समझ सकते हैं ये आ गया वैल्यू A प्लस G/10J। यही चीज तो वहां पे हम लैंग्वेज में आपको समझाए थे कि भाई आप देख रहे हैं कि भाई ये ऊपर की ओर G/10 एक्सेलरेशन से जा रहा है और ये नीचे में अंदर में भी इसका एक नेट एक्सेलरेशन ही है, ए से ऊपर की ओर मूव कर रहा है, नीचे की ओर, तो नेट एक्सेलरेशन। इसी बात को शॉर्ट में हम वहां पे आपको बोले थे, समझाए थे। इस चीज को आप अपने तसल्ली के लिए, कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए वेक्टर की सहायता से देख सकते हैं। उसी तरह आप देख सकते हैं 3 किलोग्राम का जो ऑब्जेक्ट है उसका ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, मतलब आपके रेस्पेक्ट में ये G/10 माइनस से कैसे आया, तो देखिए यहां से क्लियर है, एक्सेलरेशन ऑफ 3 किलोग्राम विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट, ठीक है, माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ग्राउंड विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट। तो अगेन इसको पहले की तरह एक्सेलरेशन ऑफ 3 किलोग्राम विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट, इसको प्लस कर देते हैं तो ये हो जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो अब यहां से आप समझ सकते हैं एक्सेलरेशन ऑफ 3 किलोग्राम विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट, मतलब इसके रेस्पेक्ट में ये कितना था, A माइनस J, प्लस लिफ्ट का विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है, तो G/10J, ठीक है। अब यहां से आप देख सकते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा G/10 माइनस A, G/10 माइनस A, और ये आ जाएगा J, क्लियर है। G/10 माइनस A मतलब इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया, G/10 माइनस A, और नेट एक्सेलरेशन ऊपर की ओर ही है, कितना वैल्यू का, G/10 माइनस A। तो वही चीज वहां पे लिखे थे, नेट फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन, ऑब्वियसली नेट फोर्स तो अपवर्ड डायरेक्शन ही दोनों पे है, मास इक्वल्स टू नेट एक्सेलरेशन, तो इसके लिए हो गया था G/10 प्लस A, इसके लिए हो गया G/10 माइनस A, ऐसे भी समझ सकते हैं। चलिए स्टूडेंट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 70। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए अभी हम लोग देख रहे थे क्वेश्चन नंबर 16 का। क्वेश्चन नंबर 70 जो क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट, अ ब्लॉक ऑफ 2 किलोग्राम is suspended from the ceiling through a massless spring of a spring constant K equals to 100 Newton. Okay, a block of 2 kg is suspended from the ceiling through a massless spring. कुछ इस तरह का सिचुएशन है स्टूडेंट, मान लेते हैं एक सीलिंग से एक इस तरह का एक स्प्रिंग लगा हुआ है, ओके नाउ, और इस स्प्रिंग से एक ब्लॉक जिसका और ये स्प्रिंग जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट K दिया हुआ है 100 न्यूटन पर मीटर, K का वैल्यू दिया हुआ है, तो इससे हम एक ब्लॉक लगा देते हैं 2 किलोग्राम का, एक ब्लॉक हम लगा देते हैं 2 किलोग्राम का एक ब्लॉक हम लगा देंगे। जैसे ही लगाएंगे स्टूडेंट 2 किलोग्राम का ब्लॉक, तो क्या होगा, ऑब्वियसली इलोंगेशन होगा। क्यों, क्योंकि भाई ब्लॉक लगाएंगे, इसका वेट नीचे की ओर, नेट फोर्स नीचे की ओर लगेगा, इसमें इलोंगेशन प्रोड्यूस होगा, और जैसे ही इसमें इलोंगेशन प्रोड्यूस होगा, अभी ये नहीं जब लगा था तो ये अपने नेचुरल लेंथ में था, नेचुरल कंडीशन में था, क्लियर है। तो इसमें कोई इलोंगेशन नहीं था, ना कोई कंप्रेशन था, कोई डिफॉर्मेशन नहीं था, तो इसमें किसी भी तरह का ये किसी पे कोई फोर्स नहीं लगाएगा, क्लियर है, कोई डिफॉर्मेशन नहीं। अब जैसे ही इसको लगाए तो इस पर नेट फोर्स अब नीचे की ओर लगा, नेट फोर्स अब नीचे की ओर कितना लगा, 2G मतलब 2 × 10 मतलब कि 20 न्यूटन का फोर्स नीचे की ओर लगा, जिसके चलते स्टूडेंट क्या होगा, इसमें इलोंगेशन प्रोड्यूस होगा, और ये कुछ ऐसा सिचुएशन आ जाएगा, ये कुछ सिचुएशन ऐसा आ जाएगा, ये स्प्रिंग है और ये अब कुछ इस तरह का इलोंगेट हो जाएगा, इलोंगेट होके अब ये मान लिया 2 किलोग्राम जो है ये यहाँ पे अब आ जाएगा, 2 किलोग्राम जो है पहले जो यहाँ पर था अब ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। सर्टेन इलोंगेशन हो गया, ठीक है। तो हम लोगों से पूछ रहा है फाइंड इलोंगेशन ऑफ द स्प्रिंग इफ अनदर, नहीं अब ब्लॉक में इतना थोड़ा मसल में होते हैं, फाइंड इलोंगेशन ऑफ द स्प्रिंग। अच्छा, क्वेश्चन का पहला पार्ट है कि इसमें कितना इलोंगेशन हुआ, तो मान लेते हैं इसमें जो इलोंगेशन हुआ है, मान लिया अगर x इलोंगेशन हुआ है, ठीक है, तो क्या होगा, इलोंगेट होते होते जैसे जैसे स्प्रिंग फोर्स जो होता है वो वेरिएबल फोर्स होता है, स्प्रिंग फोर्स का वैल्यू क्या होता है स्टूडेंट, kx, स्प्रिंग फोर्स का वैल्यू होता है kx, जहां पे x क्या होता है, डिफॉर्मेशन। जितना ज्यादा इलोंगेशन होगा, x का वैल्यू जितना बढ़ेगा, kx, k का वैल्यू तो कांस्टेंट है, लेकिन ओवरऑल kx मतलब स्प्रिंग फोर्स का वैल्यू उतना ज्यादा बढ़ते चला जाएगा। तो शुरू में तो जैसे ही इसको लगाए तो अचानक 20 न्यूटन का फोर्स नीचे की ओर लगने लगा, ये नीचे आना शुरू हुआ, लेकिन जैसे ही नीचे आना शुरू होगा इसमें इलोंगेशन प्रोड्यूस हुआ, इस इलोंगेशन के चलते ये इस ब्लॉक पर ऊपर की ओर स्प्रिंग फोर्स लगाना शुरू किया, और जैसे जैसे नीचे आ रहा है मतलब x का वैल्यू बढ़ रहा है, इलोंगेशन बढ़ रहा है, वैसे वैसे ये ऊपर वाला स्प्रिंग फोर्स का वैल्यू बढ़ते जा रहा है। mg वेट तो कांस्टेंट है 20 न्यूटन, तो एक टाइम आएगा जब स्प्रिंग फोर्स का वैल्यू, जब इलोंगेशन मान लेते हैं x हुआ,
उस समय स्प्रिंग फोर्स का जो वैल्यू के एक्स है वो जो वेट जो लग रहा है 20 न्यूटन उसके बराबर हो गया, उसके बराबर हो गया। तो यही हमसे पूछ रहा है, तो ये क्या होगा, फिर रुक जाएगा उसके बाद। तो वही पूछ रहा है कि x का क्या वैल्यू है। तो ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं इस केस में क्या हो जाएगा, के एक्स इक्वल्स टू 20 न्यूटन। जब x इलोंगेशन हो गया तो उस केस में स्प्रिंग फोर्स और ये 20 न्यूटन दोनों बराबर हो गया, तभी तो रुका है, तभी तो उतना सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग थ्रू मास स्प्रिंग फाइंड इलोंगेशन ऑफ द स्प्रिंग। ठीक है, तो यहाँ से आप समझ सकते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। k का वैल्यू दिया हुआ है 100, x का वैल्यू 20, इसलिए x का वैल्यू हो गया 20/100, इसलिए x इक्वल्स टू हो गया 0.2 मीटर। इतना इलोंगेशन होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर कितना देख रहे हैं, 17, 0.2 मीटर। क्वेश्चन का दूसरा पार्ट भी स्टूडेंट है, इफ अनदर 1 किलोग्राम इज एडेड टू द ब्लॉक व्हाट वुड बी द फर्दर इलोंगेशन। अगर इसमें फर्दर हम एक और ब्लॉक ऐड कर दे 1 किलोग्राम का तो कितना इलोंगेशन होगा। तो मान लेते हैं अब स्टूडेंट क्या है, सिचुएशन कुछ ऐसा है कि अब इसमें फिर से हम एक ऐड कर दी 1 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट, तो क्या होगा और ज्यादा, क्योंकि अब ये पहले तो फिक्स था 20 न्यूटन नीचे की ओर फोर्स लग रहा था, अब इस पर नीचे की ओर कितना फोर्स लगेगा, 2 + 1 मतलब 3 किलोग्राम वाला, मतलब 3 किलोग्राम का कितना वेट हो जाएगा, 30 न्यूटन, 3g मतलब 30 न्यूटन का फोर्स लगने लगेगा। मतलब कि अब कुछ ये और ज्यादा इलोंगेट होगा, तब तो और ज्यादा इलोंगेट होते होते स्प्रिंग फोर्स का भी वैल्यू बढ़ते चला जाएगा। और मान लेते हैं ये सिचुएशन कुछ इस तरह का है, ये 2 किलोग्राम और ये मान लेते हैं ये आपका 1 किलोग्राम, ठीक है। तो फर्दर जो इलोंगेशन हो गया, ये फर्दर इलोंगेशन और मान लेते हैं, कितना इलोंगेशन और फर्दर हो गया है, ΔX इलोंगेशन मान लेते हैं, और फर्दर और इलोंगेशन जब 1 किलोग्राम ऐड किए तो और ΔX इलोंगेशन इसमें हो गया। तो इस केस में ऑब्वियसली अब क्या होगा, अब जो स्प्रिंग फोर्स लग रहा होगा वो नेट इसके वेट के बराबर होगा। कितना वेट होगा, तो 2 + 1g mg, नेट मास कितना होगा 2 + 1 तो 3g, तो 3 × 10 मतलब 30 न्यूटन। तो इस केस में स्प्रिंग फोर्स कितना लग रहा होगा, ध्यान दीजिएगा, इस केस में स्प्रिंग फोर्स लगेगा के, नेट इलोंगेशन स्प्रिंग में अब कितना हो चुका है, तो पहले x इलोंगेशन में फर्दर ΔX और हो गया, तो नेट इलोंगेशन हो गया kx + ΔX, तो ये आपका नेट स्प्रिंग फोर्स हो गया। ठीक है, तो मतलब यहां से अब आप समझ सकते हैं आपका सिचुएशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन बनने के लिए क्या हो जाएगा, kx + ΔX = 30। ठीक है, अब ये फोर्स इस केस में अब स्प्रिंग फोर्स है, ये 30 न्यूटन बराबर हो चुका है। तो यहां से स्टूडेंट हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। k का वैल्यू है 100, x का वैल्यू हम लोग निकाल चुके, पहले कितना इलोंगेशन हुआ था 0.2 प्लस ΔX का वैल्यू कितना, ΔX ही तो निकालना है कि फर्दर कितना इलोंगेट हुआ। तो फर्दर जो इलोंगेशन हुआ ΔX उसको मान लिए हैं, दिस इज 30, इसको सॉल्व करेंगे तो दिस इज 20 + 100 ΔX, 20 + 100 ΔX = 30, यहाँ से 100 ΔX = 10, इसलिए ΔX = 1/10 मतलब 0.1 मीटर। मतलब फर्दर कितना और इलोंगेशन हो जाएगा, 0.1 मीटर। पहले हुआ था 0.2 मीटर, फिर फर्दर हुआ 0.1 मीटर। क्लियर स्टूडेंट, तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। नाउ अब देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, सपोज द सीलिंग इन द प्रीवियस प्रॉब्लम इज दैट ऑफ एन एलिवेटर is going with an acceleration of 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फाइंड द इलोंगेशन। अच्छा, अब स्टूडेंट ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 जो कि पहले वाले से ही रिलेटेड है, ध्यान दीजिएगा। अब इसमें चेंज क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 18 में, कि मान लेते हैं कि पूरा का पूरा सिस्टम जो है अब एक एलिवेटर में लगा हुआ है जो कि ऊपर की ओर जा रहा है, गोइंग अप विथ एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से ऊपर की ओर जा रहा है। तो सारा चीज सेम रहेगा। अभी क्या कर रहे थे भाई, इसका नेट फोर्स बैलेंस हो जा रहा था, kx इसके बराबर हो जा रहा था, इसमें kx + ΔX इसके बराबर हो जा रहा था। अब क्या होगा, इस पहले वाले केस के लिए जब 2 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट लगाएंगे तो अब क्या होगा, अब ये पूरा का पूरा सिस्टम एक एलिवेटर में लगा है जो कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से ऊपर की ओर जा रहा है। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम का नेट एक्सेलरेशन ऊपर की ओर, मतलब नेट फोर्स ऊपर की ओर। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ क्या लिखेंगे, नेट फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन। ध्यान दीजिएगा, तो इस केस में क्या लिखेंगे, नेट फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो kx - 20 इक्वल्स टू मास कितना हो गया 2 ×
एलिवेटर का एक्सेलरेशन मतलब इस ब्लॉक का भी एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन ऊपर की ओर इतना ही हो गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से k का वैल्यू है 100x माइनस 20 इक्वल्स टू 4, दिस इज 100x इक्वल्स टू 24, इसलिए x का वैल्यू कितना होगा 0.24 मीटर। तो इस केस में अगर ये एलिवेटर में लगा हुआ होता जो कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन ऊपर जा रहा है, तो इस केस में x का वैल्यू मतलब एलोंगेशन कितना होता है 0.24 मीटर हो जाता। ठीक है, अब सेम सिचुएशन को डील करना है। मान लिया 1 किलोग्राम लगाती है, ये पूरा का सिस्टम वही एलिवेटर में लगा है जो कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से ऊपर की ओर जा रहा है। ऑल्सो फॉर सेकेंड केस ध्यान दीजिएगा, तो सेम सिचुएशन भाई, इस पे दो फोर्स लग रहा है, एक लग रहा है kx प्लस डेल्टा एक्स, माने कि डेल्टा एक्स इलोंगेशन हुआ है, और एक दूसरा फोर्स लग रहा है 30 न्यूटन नीचे की ओर लग रहा है। ठीक है, ये एक ब्लॉक आप एज्यूम कर सकते हैं 3 किलोग्राम का एक ब्लॉक हो गया। ठीक है, तो भाई इस ब्लॉक के लिए इक्वेशन क्या लिखेंगे, एलिवेटर ऊपर की ओर जा रहा है मतलब ये ऊपर की ओर जा रहा है, कितना एक्सेलरेशन से 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो लैंग्वेज में बल्कि लिखना चाहिए नेट फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन इक्वल्स टू मास इनटू नेट एक्सेलरेशन इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो क्या लिखेंगे, नेट फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन, एक लग रहा है ऊपर की ओर kx प्लस डेल्टा एक्स, एक 30 नीचे की ओर, तो नेट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में क्या हो जाएगा kx प्लस डेल्टा एक्स माइनस 30 नेट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन इक्वल्स टू मास कितना है, टोटल मास 3 किलोग्राम इनटू नेट एक्सेलरेशन। भाई एलिवेटर के साथ साथ ये भी तो नेट एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से ऊपर की ओर जा रहा है, दिस इज 3 into 2। क्लियर है, तो यहां से ध्यान दीजिएगा k का वैल्यू तो भाई ऑलवेज फिक्स है, आप कुछ भी कीजिए उससे कोई फर्क नहीं उसको पढ़ना है। x का वैल्यू ध्यान दीजिएगा, ये वैल्यू नहीं है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये अलग क्वेश्चन डील कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18, तो x का वैल्यू हो गया 0.24 प्लस इस केस में जब ये एलिवेटर में है कनेक्टेड है, डेल्टा एक्स का क्या वैल्यू है वही निकालना है, दिस इज 6, दिस इज 24 प्लस 100 डेल्टा एक्स इक्वल्स टू 36, दिस इज 100 डेल्टा एक्स 14, इसीलिए डेल्टा एक्स इस केस में फर्दर जो इलोंगेशन हो जाएगा दिस इज 0.14 मीटर। क्वेश्चन नंबर 18, 0.12 मीटर, सॉरी ये हाँ 0.12 ही होगा, 12 यहाँ पे आएगा तो ये 0.12 मीटर। क्लियर? इसमें मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में रेस्ट क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू।